हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके TY BCom का सब्जेक्ट जिसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, और उसमें हम सेमेस्टर 6 पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे पहला आपका आने वाला है प्रोडक्ट प्लानिंग से रिलेटेड, यानी कि हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट एंड उसके प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 3 करेंगे जो रहेगा आपका फाइनेंस से रिलेट करेगा। एंड 4th चैप्टर करेंगे जो होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर से रिलेटेड। अभी हम एक्सपोर्ट की अगर बात करें एक्सपोर्ट का क्या मीनिंग होता है, वो सारी चीज़ें हमने जब भी सेमेस्टर 5 पढ़ा था उसमें हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स की। गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट्स को, क्या क्या बेनिफिट दे रही है। ठीक है, कौन कौन से इकोनॉमिक ग्रुप बनते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें हमने सेमेस्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ ली थी। अभी हम सेमेस्टर 6 में ये सारी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें इस बुक में से जो है मनन प्रकाशन की। अभी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 है जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में एंड उसके प्राइसिंग के बारे में। उसका नाम है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट जब भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें प्लान करेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी बिज़नेस हो प्लानिंग करना ज़रूरी है, विदाउट प्लानिंग हम फेल हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हम प्लान करेंगे। एंड प्रोडक्ट की तो प्लानिंग कर ली, लेकिन प्राइसिंग भी देखना है कि कौन से प्राइस पे क्या अमाउंट पे हम बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अभी प्रोडक्ट प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजंस। उसके बाद आने वाला है ब्रांडिंग डिसीजंस एंड पैकेजिंग डिसीजन, लेबलिंग एंड मार्किंग। ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हम करेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइसिंग के बारे में कि हमने जो प्रोडक्ट बना दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए, अभी उसका प्राइसिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट प्राइस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इंटरनेशनल कमर्शियल INCO टर्म्स, एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट CIF, कॉस्ट एंड फ्रेट CNF, प्रॉब्लम्स ऑन FOB क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। चलिए अभी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। नाउ अभी यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन। प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन, देखिए कोई भी बिज़नेस जब भी चलेगा, जब भी एक्सपोर्ट करना चाहता है कोई बिज़नेस, ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठा के नहीं बेच देंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोची जाएगी, प्लानिंग की जाएगी कि भाई प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है, कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे, किस टाइप का बनाएंगे, क्या डिज़ाइन रहेगा, कैसे हम मटेरियल उसमें यूज़ करेंगे, उसका पैकिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग कैसे करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। वहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजंस। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में सोची जाएंगी वो हम देखेंगे। प्रोडक्ट मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर नीड टू टेक प्रोडक्ट डिसीजंस इन सेवरल एरियाज। द प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज आर एज फॉलोज। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें सोचनी है किसी भी बिजनेस को जब भी वो एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहा है। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो प्रोडक्ट तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो
कोई भी बिजनेस सोचेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं भाई, हमें क्या बेचना है, कपड़े बेचने हैं, ज्वेलरी बेचनी है, ठीक है, टी का एक्सपोर्ट करना है, कोल एक्सपोर्ट करना है, मशीनरी करना है, क्या करना है। सो जो भी प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहें टाटा मोटर्स है, वो व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कार्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो भाई वो पहले सोचेंगे कि हमें क्या हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन रखना है, ठीक है। तो अभी ये जो सोचा जाएगा कि क्या डिज़ाइन, कैसे हमें वो प्रोडक्ट बनाना है, सो वो उन लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो लोग पहचानेंगे कि भाई कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए प्रोडक्ट, एंड देन फिर वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम महिंद्रा कार्स का एग्जांपल ले, सो वो जो कार्स है वो उसकी मजबूती के लिए फेमस है, स्ट्रॉन्गनेस के लिए, ठीक है। सो भाई पहले क्या हुआ होगा, उन्होंने कुछ मार्केट रिसर्च किया होगा कि कस्टमर को क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए प्रोडक्ट में, एंड उसके बाद उस टाइप का उन्होंने डिज़ाइन बनाया होगा, उस तरीके से प्रोडक्ट को सोचा होगा। सो नाउ प्रोडक्ट डिज़ाइन. So product design plays an important role in gaining customer acceptance. अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही सही डिज़ाइन नहीं किया गया है तो कस्टमर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. Now product design is the process of creating new and improved product. अब ये डिज़ाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्रोडक्ट बना के रख दिया, वही हम बेचे जा रहे हैं. देखिए हमेशा ही चेक करते रहना होगा कि कस्टमर को क्या क्या चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में, एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहना होगा, ठीक है. इम्प्रूव प्रोडक्ट्स बनाने होंगे. हम पुराने ज़माने की ही कार का मॉडल बेचते जाएंगे वैसे नहीं चलेगा. सो डिज़ाइनिंग में क्या आता है, क्रिएटिंग न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स. द प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स रोल इज़ टू कंबाइन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स. Now exporters must be proactive in designing and redesigning the products. For effective product designs, manager need to conduct marketing research, research and development. ठीक है. देखिए एक्सपोर्टर्स कैसे होने चाहिए, प्रोएक्टिव. कस्टमर को कैसी चीज़ें चाहिए होगी इन फ्यूचर, वो दिमाग में रख के पहले से ही वो प्रोडक्ट डेवलप कर सके, वैसा एक्सपोर्टर होना चाहिए, तभी वो मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा. सो अभी यहाँ पे दो चीज़ें आती है प्रोडक्ट डिज़ाइन में, एक आता है मार्केटिंग रिसर्च एंड दूसरा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि मार्केट में कस्टमर्स को क्या किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए. सो मार्केटिंग रिसर्च करेंगे वो, एंड उसके बाद वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा. So marketing research to identify customers preference, and उसके बाद research and development to come up with innovative designs and to modify the designs of existing products. ठीक है. सो ये सबसे पहली चीज़ हो गई प्रोडक्ट प्लानिंग में कि प्रोडक्ट का हमें डिज़ाइन प्लान करना होगा. Now next one is प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्रोडक्ट लाइन डिसीजन. प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन डिसीजन. अभी बिजनेसेस है वो सोचेंगे कि भाई हमें किस तरह का बिज़नेस करना है. एक ही तरह के प्रोडक्ट में जाना है, सो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन डिसीजन. या फिर हम प्रोडक्ट मिक्स करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के हम प्रोडक्ट बना के बेचेंगे. जैसे कि हम प्रोडक्ट लाइन में कहें, सो हम अमूल की बात करें, सो अमूल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं. मिल्क भी आता है, ठीक है, दही भी आता है, छाछ भी आती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, बटर आता है. सो वो लोग क्या कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट में ही जा रहे हैं, ठीक है. सो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन. दूसरा प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स से हम कहें कि जैसे पतंजलि है, वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वो बनाते हैं. वो सोप भी बनाते हैं, शैम्पू भी बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बनती है. सो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स. तो बिजनेसेस को सोचना है कि हम क्या करेंगे, हमें अलग अलग प्रोडक्ट
सेल करके प्रॉफिट कमाना है या फिर सेम लाइन में हमें ग्रो करना है. So the exporter should decide whether to concentrate on one product or deal with a product mix or product line. Product mix involves a set of products which a exporter may offer to the market. Now, for instance, a firm may offer food products, toiletries, detergents, and so on. Product line is a group of related product. Product line क्या है? Related products में deal करेगा, same type of. And यहाँ पे अपने प्रोडक्ट मिक्स में क्या होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे. सो फूड आइटम प्रोडक्ट लाइन में इंक्लूड मिल्क पाउडर्स, हेल्थ ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, कॉन्फेक्शनरीज एक्सेट्रा. नाउ सम फर्म्स मे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट. कोई कोई फर्म क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट के लिए ही जाएंगे. जैसे हम कहें हमें मशीनरी एक्सपोर्ट करना है तो हम मशीनरी ही करेंगे और कुछ हम सोचेंगे ही नहीं. तो मे बी टू कॉन्सेंट्रेट ऑल देयर efforts on that product or maybe due to lack of resources. कभी कभी एक ही प्रोडक्ट में डील करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज. देखिए, अगर जब भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे. हम मैन पावर कहे या फिर प्रमोशन के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे. सो वो सारे रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होंगे. सो किसी बिजनेस के पास रिसोर्सेज कम है सो वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं. नाउ अदर फर्म्स मे गो फॉर अ प्रोडक्ट मिक्स, स्पेशली FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज prefer product mix in order to make optimum use of resources and to generate higher returns. अगर कोई कंपनी FMCG में डील कर ही रही है सो वो अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई कर सकती है. ठीक है, सो अभी ये सेकेंड चीज़ हो गई प्रोडक्ट प्लानिंग में. ना नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट पैकेजिंग. चलिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग, जितने प्रोडक्ट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही पैकेजिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, पैकेजिंग काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका पैकेजिंग देख के हमें ख़रीदने का मन हो जाता है. ठीक है, सो पैकेजिंग भी बहुत ज़रूरी है. सो वो भी प्लान करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा होगा. ठीक है, पैकेजिंग काफ़ी सारे पर्पसेस से करना ज़रूरी होता है. जैसे गुड्स को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, वो ख़राब ना हो जाए या कहीं डैमेज ना हो जाए, चोरी ना हो जाए. सो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है. सोचनी ज़रूरी है. उस वजह से पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो प्रोडक्ट पैकेजिंग. नाउ द एक्सपोर्टर शुड डिज़ाइन द प्रॉपर पैकेजिंग. सही पैकेजिंग डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है. और वो कैसे डिसाइड होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. तुम कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो. ठीक है, तुम शैम्पू बेच रहे हो सो वो उस तरीके से बिकेगा, बॉटल में बिकेगा. तुम सोप बेच रहे हो सो फिर वो अलग तरीके से पैकिंग होगा. कपड़े एक्सपोर्ट कर रहे हो सो वो अलग तरीके से पैकिंग होगा. बुक्स कर रहे हो तो वो अलग से होगा. मशीनरी, ठीक है, डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट किस तरीके का है. Now, packaging serves various purposes: protection, preservation and promotion of the product. देखिए, प्रमोशन भी करता है पैकेजिंग. अगर तुम बहुत अच्छा पैकेजिंग करते हो तो वो प्रमोशन भी करेगा. कस्टमर को देख के ही मन करेगा कि ये प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं. जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे हम कहें परफ्यूम्स है, बहुत अच्छे से पैकिंग किए जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं हमारे लिए. ठीक है, सो प्रमोशन का भी काम करता है ये. नाउ पैकेजिंग डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट. क्या क्या चीज़ें सोचनी है वाइल डिसाइडिंग द पैकेजिंग. कौन से कंज्यूमर को तुम बेच रहे हो. ठीक है, अपर क्लास को, लोअर क्लास को, किसे बेच रहे हो, यंगस्टर्स है या ओल्ड एज पीपल है, कौन है. दूसरा, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट के प्राइस से तो पैकेजिंग का प्राइस बढ़ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए. नाउ फॉर इंस्टेंस, इफ द प्रोडक्ट इज मीन फॉर अपर क्लास ऑडियंस then the product packaging must be of high quality and appropriately designed. Nowadays, environmental aspects need to be considered, especially when the product is exported to developed nations.
देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अभी हमारे वर्ल्ड में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। सो ये चीज़ें अभी सोची जा रही है कि जो पैकिंग किया जाए उसमें रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज़ किया जाए, इको फ्रेंडली पैकिंग किया जाए। सो कुछ कुछ जो कंट्रीज़ है जो इंपोर्ट कर रही है वो सामने से ही ये कंडीशन रखती है कि भाई अगर आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करोगे पैकिंग का तो ही हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक सॉरी। और कोई कोई कंट्रीज़ ऐसी है जो क्या करती है, अगर हमने ऐसा मटेरियल यूज़ किया है इको फ्रेंडली एक्सपोर्ट करने में, सो फिर हमें वहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन मिलता है कुछ हद तक। या फिर कोई कंट्रीज़ ऐसी भी है जो टैक्स लगाती है अगर हमने इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया है तो, ठीक है। सो पैकेजिंग विच इज़ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल is less in demand or rejected. Biodegradable, recyclable, reusable packaging is now the order of the day. So ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ वन इज प्रोडक्ट लेबलिंग। चलिए प्रोडक्ट लेबलिंग की अभी बात करेंगे। प्रोडक्ट बन गया, पैकेजिंग हो गया, अभी बात आती है लेबलिंग की। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट है, कहाँ बना है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है, कुछ कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी होती है, इंडिकेशन भी होते हैं उस पर, ठीक है। जैसे स्टोर इन कूल प्लेस, ड्राई प्लेस वगैरह वगैरह लिखा होता है। कुछ मेडिसिन पे भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो लिखी होती है उसे हम कहेंगे लेबलिंग। सो लेबलिंग इंडिकेट्स द कॉन्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक पैकेजिंग, इफेक्टिव लेबलिंग कैन प्रमोट द प्रोडक्ट। अगर अच्छे से लेबलिंग किया जाता है तो भी वो भी एक तरीके से प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्प करता है। सो नाउ डेवलप कंट्रीज इंसिस्ट ऑन सर्टन इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोडक्ट लेबल। जैसे पैकेजिंग के लिए कुछ इंपोर्टिंग कंट्रीज कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखती है, वैसे ही लेबलिंग के लिए भी रखती है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड यूज्ड ऑन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए ये यूरोपियन यूनियन ने कंडीशन रखी हुई है कि भाई हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे लेकिन उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई होनी चाहिए। नाउ ऑल्सो ऑन पैकेट फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी लेबल्ड। Now, the European Union also insists that labeling must be done in at least 4 major languages spoken in European Union, that is English, Spanish, French and German. क्या बोल रहे हैं वो लोग? एटलीस्ट ये 4 लैंग्वेजेस तो लिखी, लैंग्वेजेस में आपको लेबलिंग करके देना होगा। Now, even in India, it is advisable to have multilingual labels, especially in case of medicines. मेडिसिन्स के केस में इन इंडिया ये कहा गया है कि भाई अलग अलग लैंग्वेज में लेबलिंग किया जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। चलिए प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं। सो व्हाट इज प्राइसिंग? किस भाव में हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ये प्राइसिंग में जब भी हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे सो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रॉपरली प्राइस्ड। द एक्सपोर्टर शुड कंसीडर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल प्राइसिंग द प्रोडक्ट। काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जब भी हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हम सोचेंगे हमारी खुद की कॉस्ट कितनी हुई ये प्रोडक्ट बनाने में। सबसे पहले हम हमारी कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। फिर हम कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो देखेंगे। अभी लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमने हमारी कॉस्ट देखी कि चलो 100 रुपीज़ से ऊपर से हम 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं सो हम 120 में बेचेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अभी फिर हमें कॉम्पिटिटर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर वही प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़, मार्केट में डिमांड कितनी है हमारे प्रोडक्ट की। तो ये ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे वाइल डिसाइडिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो अभी देखिए सच एज कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट,
नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. सो द एक्सपोर्टर मस्ट चूज अ प्रॉपर मेथड of pricing such as markup pricing, marginal cost pricing, target return on investment, cost plus pricing, going rate pricing, etc. ये सारी ही मेथड्स है जिनके ज़रिए प्रोडक्ट को प्राइसिंग किया जाएगा. ठीक है. नाउ 6 पॉइंट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग. देखिए प्रोडक्ट पोजीशनिंग. अब ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग यानी क्या कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है वो मार्केट में कौन सी पोजीशन पे है, कस्टमर के माइंड में हम वो चीज़ बिठाएंगे. ठीक है. मान लो हमने कोई परफ्यूम बनाए हैं. अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अपर क्लास के लिए है. ठीक है. सो हम हमारे प्रोडक्ट को उस तरीके से प्रमोट करेंगे कि कस्टमर्स के माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि भाई ये प्रोडक्ट रिच क्लास के लिए है. ठीक है. उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग. सो पोजीशनिंग रिफर्स टू द मार्केटिंग एफर्ट्स. देखिए मार्केटिंग एफर्ट्स directed at creating and maintaining a distinct image in the minds of target audience of the brand or product vis-a-vis competing brand. अभी इसको है ना कॉम्पिटिंग ब्रांड के साथ भी सोचा जाएगा कि मान लो हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो हमारा कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है. सो भाई कस्टमर के दिमाग में हमारा प्रोडक्ट की पोजीशन हमें क्रिएट करनी है. ठीक है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, प्रमोशन अच्छे से करेंगे वगैरह वगैरह. सो कस्टमर के माइंड में हम वो बिठा देंगे हमारे प्रोडक्ट को अगेंस्ट कॉम्पीटिंग ब्रांड्स. उसे हम करेंगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग. So the exporter should adopt an effective positioning strategy in order to create a distinct and favorable image in the minds of the target customers. Now positioning can be done on the basis of features, use, price, etc. कस्टमर को हम बताएंगे कि भाई कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या यूज़ अलग है, क्या क्या प्राइस अलग है. ठीक है. जैसे हमने महिंद्रा कार्स का एग्जांपल लिया तो वो लोग बताएंगे कि हाँ हमारी कार्स किस तरीके से अलग है, क्या फीचर्स अलग है. ठीक है. स्ट्रॉन्गनेस है हमारी कार में वगैरह. सो कस्टमर के माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी. प्रोडक्ट पोजीशनिंग हो गया. नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रमोशन. अभी बात आती है प्रमोशन की. ठीक है. प्रोडक्ट तुमने बना दिया है लेकिन उसे प्रमोट करना होगा. अलग अलग तरीक़ों से प्रमोट किया जाएगा. प्रमोशन यानी क्या, हम कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए और उसे कन्विंस करेंगे हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए. सो दैट इज़ प्रमोशन. सो नाउ एक्सपोर्टर हैज़ टू रिसोर्ट टू प्रमोशनल एक्टिविटीज़ टू इन्फॉर्म एंड इंड्यूस द target customers to purchase the product. Now an effectively promoted product can be easily sold in the market. Therefore a firm must decide about the promotion mix. Which includes advertising, sales promotion, sponsorship, personal selling, publicity and so on. Depending on the product, depending on the resources, business decide करेंगे कि हम किस तरीके से प्रमोशन करने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट का. ठीक है. क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, हम क्या करेंगे. सो ये बात हो गई प्रोडक्ट प्रमोशन की. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट वारंटी. प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में भी सोचना होगा. मोस्टली जो भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम वारंटी के बारे में सोचते हैं. ठीक है. सेलर क्या करता है, बताता है कि कितनी वारंटी रहेगी उसके प्रोडक्ट पे, यानी कि उसका प्रोडक्ट कितने टाइम तक सही चलेगा. नहीं चलेगा तो फिर वो उसे रिपेयर कर देगा या फिर एक्सचेंज कर देगा. ठीक है. उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट वारंटी. So a warranty is the assurance from the manufacturer that the product will perform as stipulated यानी जैसे ही सेलर ने बताया वैसे ही प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा. उसका ड्यूरेशन वो बताएगा, उसे हम कहेंगे वारंटी. So the marketers should decide about the period of warranty and the nature of warranty, whether
on the entire product or certain parts of the products and so on. If the exporter sells different markets, then he may have to decide either to give same warranty in all the markets or to customize for each market or region. अगर कोई एक्सपोर्टर है बहुत सारी कंट्री में बेच रहा है, ठीक है, सो उसने सोचना होगा कि सब जगह सेम वारंटी देनी है या डिफरेंट देनी है. सो वो डिपेंड करेगा ऑन एक्सपोर्टर. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग डिसीजंस. ब्रांडिंग यानी कि प्रोडक्ट का नाम देना, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम देना, ब्रांडिंग करना. अभी ये जो प्रोडक्ट को ब्रांडिंग किया हुआ होगा, वो जो नाम दिया जाएगा वो अच्छा सिंपल होना चाहिए, कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए, कस्टमर को इम्प्रेस करे, वैसा होना चाहिए. सो ब्रांडिंग डिसीजन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. Firms must consider the essential of branding while giving brand names and marks to their products. Now, for instance, a brand name should be easy to pronounce and should be as short as possible, relevant to the product. Language is vital in overseas market. कैसा ब्रांड नेम होना चाहिए? कस्टमर के लिए इजी होना चाहिए, उसे याद रहे, ऐसा होना चाहिए. फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कस्टमर भूल गया, हमारा प्रोडक्ट सर्च नहीं कर पा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. दूसरा, जब भी ब्रांड नेम डिसाइड किया जाए तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मीनिंग होते हैं कुछ वर्ड्स के, ठीक है. एक कंट्री में सेम वर्ड का अलग मीनिंग होता है, किसी दूसरी कंट्री में अलग होता है. सो ऐसे ना हो जाए कि एक्सपोर्टर के लिए वो नाम प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. सो ये सारी चीज़ें सोचनी होगी इन ब्रांडिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर सेल सर्विस. प्रोडक्ट बेच दिया है लेकिन ऐसा नहीं है कि बात वहीं ख़त्म हो गई. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है. कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई मशीनरी हो सकता है. सो द एक्सपोर्टर शुड डिसाइड अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस डिसीजन, especially in case of durables and industrial items such as machinery. तो अभी आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके से दिया जाएगा वो एक्सपोर्टर ने ध्यान में रखना है. इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस इज वाइटल टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप. देयरफॉर बिजनेस फर्म शुड ट्रेन देयर सर्विस force not only in terms of skills to maintain repair the product but also to have a proper attitude towards the कस्टमर्स, ठीक है. ऐसे नहीं होना चाहिए. एक्सपोर्टर का एटीट्यूड तो अच्छा है आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए, लेकिन जहाँ पे वो प्रोडक्ट दे रहा है जिस कंट्री में, वहाँ पे उसका स्टाफ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है कस्टमर के साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. सो ये बात आ गई आफ्टर सेल सर्विस की. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन. प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या? एक्सपोर्टर ने, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट तो बना दिया है, अभी फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? देखिए, जब भी हमने प्रमोशन किया था, व्हाट इज़ प्रमोशन? प्रमोशन यानी कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, उसको कन्विंस करना है कि वो प्रोडक्ट खरीद ले. अभी कस्टमर खरीदना चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो डिसीजन लेना होगा एक्सपोर्टर ने. अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ चैनल्स है, जैसे कि होलसेलर के ज़रिए भी हो सकता है, रिटेलर्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, ई कॉमर्स भी हो सकता है. काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो प्रोडक्ट प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस. द मार्केटर शुड सिलेक्ट राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू रीच द कस्टमर्स. नाउ द चॉइस ऑफ चैनल्स depend upon several factors such as nature of the product, nature and size of customers, philosophy of the firm, competitor strategy and so on. ये सारी चीज़ें देखी जाएगी कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाएंगे कस्टमर तक. हम रिटेल सिलेक्ट कर रहे हैं या होलसेलर सिलेक्ट कर रहे हैं या ई कॉमर्स से जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं. नाउ एज फार एज पॉसिबल नंबर ऑफ चैनल intermediaries must be less so as to provide better value to customers. ठीक है, देखिए अभी ए एक्सपोर्टर है और यहाँ पे डी है वो कस्टमर है. सो अभी यहाँ पे बीच में जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी, ऑन टाइम मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है.
सो नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज कैसे होनी चाहिए, लेस होने चाहिए, हो सके उतना कम होने चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट जो सोचा जाएगा प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में, दैट इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे ब्रांडिंग डिसीजंस के बारे में। सो मिलते हैं वहाँ पे। एंड आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।